छात्रों, आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संकलन में हम लोग अब तक महाकवि बिहारी लाल और महाकवि देव के पदों और दोहों का अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में अगले कवि के रूप में, रीतिकालीन कवियों के रूप में, हम आज महाकवि भूषण से अपनी बात का प्रारंभ करेंगे। महाकवि भूषण का जन्म संवत 1670 में हुआ था और उनकी मृत्यु संवत 1722 ईस्वी में हुई थी। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनके भाई चिंतामणि और मतीराम, ये दोनों रीतिकाल के उत्कृष्ट कवि हुए हैं। भूषण भी, यानी तीनों भाई रीतिकाल के ख्यातिलब्ध और महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। अब भूषण का वास्तविक नाम आज तक पता नहीं है। यह भूषण की उपाधि भी उन्हें एक चित्रकूट के एक राजा के द्वारा प्राप्त हुई थी और ये छत्रपति शिवाजी के दरबार के कवि थे और भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में बहुत सारे अपनी कविताओं की रचना की है। वो महाराज छत्रसाल, जो पन्ना नगरी के महाराज थे, उनके भी आश्रयदाता रहे हैं। तो आश्रयदाता थे, उनके यहाँ भी ये रहे और कहते हैं कि इनकी विद्वता और उनके काव्य व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कभी महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी को अपना कंधा लगाया था और तभी इन्होंने भूषण का ये बहुत मशहूर ये वाक्य है, हम सभी बोलते हैं कि सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। तो भूषण ने कई कृतियाँ जो लिखी हैं उसमें से शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये 3 ग्रंथ तो बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने राष्ट्र एक कवि के रूप में एक रीतिकाल में अगर ख्याति पाई है, ऐसा हम कहेंगे। और उस समय की अगर परिस्थितियों को देखें तो उनकी जो कविताएं हैं वो राष्ट्र प्रेम से भरी हुई हैं। और हालांकि रीतिकाल में जबकि पूरा एक माहौल वहाँ पर श्रृंगार कविताओं का था, रीति कविताओं का था, अलंकृत कविताओं का था, उस समय अगर कोई कवि अपने एक सीमित सोच और चिंतन के अंतर्गत ही अगर वीर रस से भरा हुआ और राष्ट्र प्रेम को जगाने वाली कविता का अगर चित्रण करता है कविताओं का, तो ये अपने आप में एक विलक्षण बात है, क्योंकि उनकी भाषा बहुत ओजस्वी है, प्रभावपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भूषण का एक अलग स्थान है और उनका स्थान इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है, जब हिंदी के सारे कवि श्रृंगार में डूबे हुए थे, अलंकार में डूबे हुए थे, रस अलंकार रीति में डूबे हुए थे। उस समय जब सारे लोग श्रृंगार जाति की रचनाएं लिख रहे थे, उस समय भूषण ने अपनी कविताओं में राष्ट्र प्रेम को मुखरता से स्वर दिया। और उनके अलावा भी उस काल में कविवर लाल और सूदन ने भी रस काव्य वीरस में कविताएं लिखी हैं, लेकिन भूषण का स्थान उसमें अलग है। उनकी रचनाओं में रस संचार की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो शिवा बावनी और छत्रसाल दशक का अधिक महत्व है। और शिवा बावनी में 52 छंद हैं, छत्रसाल में दशक में 10 छंद उसमें हैं रस के, और दोनों में महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है। शिवराज भूषण की रचना में भूषण को बहुत सफलता नहीं मिली है और एक अलंकार ग्रंथ के रूप में इसकी मान्यता ज़्यादा है। और लेकिन भूषण के काव्य में जो राष्ट्रीयता की खोज अगर हम करना चाहते हैं तो पहले हम राष्ट्रीयता के स्वरूप को भी समझ लें। और तो राष्ट्रीयता का जो हमारा तात्पर्य है वह है राष्ट्र के विकास के लिए किए गए लेखन से, विविध कार्यों से है। तो कुछ विद्वान इसीलिए भूषण को राष्ट्रकवि मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि आज के संदर्भ में अगर राष्ट्रीयता का संदर्भ लेंगे तो भूषण फिर राष्ट्रकवि नहीं है। लेकिन मध्यकाल में जो हिंदू धर्म की व्यापकता थी और हिंदुत्व की रक्षा को ही वहाँ पर जब इतना एक आतंक था और मुगल शासन और सत्ता का प्रभुत्व था, ऐसे में हिंदू धर्म को बचाने के लिए उसके जो राजा खड़े थे उनके साथ खड़ा होना, वह एक राष्ट्रीय कवि होने का प्रतीक तो है ही। और ख़ास तौर पे हिंदुत्व की रक्षा के लिए जब कोई कवि वहाँ खड़ा है, जब चारों तरफ मुग़ल सेना और मुग़ल काल है, तो ऐसे में राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों में
परिवर्तन के कारण से अब तो राष्ट्रीयता की परिभाषा बदल गई है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भूषण की कविता में राष्ट्रीयता की जो खोज है वह आधुनिक दृष्टि से, नई दृष्टि से करने के बजाय उसको अगर हम उस समय सापेक्ष, उस संदर्भ में देखें जिस संदर्भ में वो कविता की गई है, तो ज़्यादा उनके साथ न्याय होगा। क्योंकि अब कविता में राष्ट्रीयता के समावेश के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सामाजिक राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए, और जो व्यक्ति राष्ट्र के विकास में जो कार्य करते हैं उनकी उसमें प्रशंसा होनी चाहिए उस काव्य में। और इस प्रकार के काव्य जो है कवि को राष्ट्र की भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले और प्रत्येक जाति की सद्भावना को प्रकट करते हुए होने चाहिए। लेकिन उस काल में यह संभव नहीं था। भूषण के काव्य में आपको हिंदू धर्म की रक्षा की ही बात जगह जगह पर आती है, क्योंकि सबसे अधिक संकट वहाँ पर था तो हिंदुत्व के सामने था, और अपने काव्य में उन्होंने हिंदुओं के ही सामाजिक और राजनीतिक विकास की वहाँ पर बात बार बार कही है। और उसी हिंदू धर्म या हिंदुओं के जो प्रतिपालक थे, रक्षक थे, है ना, उनके जो दो प्रतीक हैं, महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल, इन्हीं के यश का भरपूर वर्णन जो है यहाँ भूषण की कविता में मिलता है। और इसी को भूषण ने देखा था कि इससे ही भारतवर्ष का, हिंदुओं का और समाज का उस समय के राजनीतिक एक जो प्रतिवाद और प्रतिरोध का स्वर जो इन दोनों राजाओं में है, तो उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से भी देखा था कि यही जो शिवाजी और छत्रसाल की चेतना है, यही हिंदुत्व को बचाने में, हिंदुत्व की राह के पथ पर आगे बढ़ने में, हिंदुओं में दृढ़ इच्छा शक्ति, उत्साह और अपने राष्ट्र को फिर से एकीकृत करके, संगठित करके और एकजुट करने के लिए इनके संकल्प ही आगे नेतृत्व करेंगे। और इसीलिए उन्होंने इन दोनों राजाओं की भी भरपूर प्रशंसा वहाँ पर की है और इनके ही सामाजिक और राजनीतिक विकास की भरपूर कामना भी की है। तो स्पष्ट है कि अगर आप जो मध्यकाल है अपना, जिसके अंतर्गत रीतिकाल में हम भूषण को पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत अगर हम उस समय की राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखकर अगर हम भूषण की कविता पर विचार करते हैं, तो उनकी कविता को हम मान सकते हैं कि उस समय की राष्ट्रीय चेतना एक तरह से उनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। और उन्होंने वीर रस के साथ साथ अपने काव्य में जगह जगह पर, स्वाभाविक है, जो भयानक और रौद्र रस का उसमें प्रयोग किया है। वीर रस के सभी तत्व, जिसका उत्साह, स्थायी भाव है, वो हमें पूरे काव्य में भूषण के आप देखेंगे उत्साह, उल्लास, वह हमेशा व्याप्त रहता है। और इसीलिए वीर काव्य की रचना करने वाले कवियों में भूषण कवि का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और दो राजाओं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल से संबंधित जो साहित्य की रचना भूषण ने की है, इसके कारण भी इनको एक अलग तरह का एक राष्ट्रीय एक कवि के रूप में उस समय के संदर्भ में इनको एक प्रतिष्ठा मिली है। और उन्होंने अपना समस्त जो काव्य है वो ब्रज भाषा में किया है, और भाषा भी ओज पूर्ण गुण में उसमें है, और जो वीरस के लिए बहुत अनुकूल है। उन्होंने जब औरंगज़ेब और उनके दरबारियों का वर्णन किया तो उसमें अरबी फारसी भाषा के शब्दों का बहुत आयत से प्रयोग किया। और उन्होंने दोहा में, कवित्व में, सवैया में, अनेक छंदों में जो अपनी हिंदी कविता में, काव्य में हैं, उनका प्रयोग किया है। अलंकारों का भी खूब बहुविध प्रयोग भूषण की कविता में मिलता है। तो इस तरह से काव्य शिल्प के दृष्टि से भी देखेंगे तो भूषण कविता के आचार्य हैं, साधारणतः सफल है। और एक हम वियोगी हरि ने भूषण की जो कविता को इस रूप में सामने रखकर उनकी प्रशंसा की है कि शिवा सुजस सरसिज सुरस मधुकर मत्त अनन्य रस भूषण भूषण सुकवि भूषण भूषण धन्य कीधो इंद्र को वज्र कै प्रलय कृसानु अमंद कीधो रुद्र रणचंड चखु कवि भूषण को छंद। तो अब इस तरह से हम देखते हैं कि महाकवि भूषण ने रीतिकाल में, जो रीतिकाल की एक धारा बह रही थी कि आश्रयदाताओं के यहाँ रहकर जो कवि हुआ करता था रीतिकाल का, वो उनकी इच्छा पर, राजा की इच्छा पर अपनी कविताओं का, अपने काव्य का सृजन करता था, और उससे उसको जो प्रशंसा या तारीफ या धन धान्य मिलता था उसी पर वह अपना जीविकोपार्जन करता था। स्वाभिमानी ऐसे कवि जो राजाश्रित रहते हुए भी राष्ट्र की सोच को प्राथमिकता देते हुए और अपनी काव्य का चयन करते हों, ऐसे बहुत कम कवि रीतिकाल के समय में दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि सर्वत्र एक अलग तरह की कविता जो
स्तुति गान जिसमें जिसमें प्रशंसा का भाव और जिसमें प्रमुख हुआ करता था, उसमें सामाजिक या राजनीतिक संदर्भों की सोच बहुत कम हुआ करती थी। ऐसे में भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता का होना, एक राष्ट्रीयता का भाव का, कि वह जो एक झलक है वह पहली बार वहाँ भूषण में दिखाई देती है। और इसलिए भी भूषण की कविता हमारे लिए हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान, एक विशेष दर्जा रखती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।